नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई अहम बैठक। जल संसाधन मंत्री सहित कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। भारत ने कल ही पाकिस्तान को पत्र लिखकर दे दी है सिंधु जल संधि निलंबित करने की सूचना। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा। वहीं पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं किए जाएंगे रद्द। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान करने के साथ तेज हुई कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल थोकर के मकान को उड़ाया। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने रखा है बंद, सड़क पर किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर पर की श्रद्धांजलि सभा और विशाल प्रदर्शन। और दिल्ली के नए मेयर बने भाजपा के सरदार राजा इकबाल सिंह। डेप्यूटी मेयर के पद पर भी भाजपा का कब्जा। महापौर ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं, कहा हमारा मुख्य लक्ष्य दिल्ली को बेहतर बनाना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री CR पाटिल बैठक में शामिल थे। वहीं विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री बैठक में मौजूद थे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सिंधु जल समझौते को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेंगे इस बारे में। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर के? जी चंद्रशेखर, ये बैठक करीब 4 बजे शुरू हुई थी और करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली। आपने भी बताया गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस पर जो भारत ने एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का, जो 1960 का समझौता है, तो उसको लेकर अब आगे किस तरह से आगे की कार्रवाई, क्योंकि एक तरह से लगातार कई लोगों का कहना है 1960 के बाद से अब देखिए करीब 65 साल हो चुके हैं और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके ज्यादा परिस्थितियां बदल चुकी है। उसके अलावा जो एक बड़ी घटना भारत के सामने आई तो उसमें इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन भारत के सामने नहीं बचा था। उस आलोक में हमने देखा CCS ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया समझौते को निलंबित करने का। इसके बाद हमने देखा भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को इस बारे में सूचित भी कर दिया गया था। मुझे लगता है अब इसके लिए आगे की कार्रवाई किस तरह से रणनीति रहेगी, खासतौर से नदी जल उपयोग को लेकर या फिर तमाम अन्य जो परिस्थितियां हैं, इसके वजह से जो परिस्थितियां उपज सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तान की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई थी, तो विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो एक पूरी रणनीति भारत सरकार की इस मसले को लेकर, और हम जानते हैं कि विदेश मंत्री भी जो CCS होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो गृह मंत्री के अलावा विदेश मंत्री भी उसके सदस्य हैं, तो वो इस फैसले की जो बारीकियां हैं और तमाम चीजें उसको वो जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एक वे फॉरवर्ड जिसमें भारत के हित जुड़े हो, भारतीय नागरिकों के हित जुड़े हो, उसको लेकर बातचीत हुई होगी। और जाहिर तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी था। तो अब आगे किस तरह से भारत के हिस्से में क्या कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है, किस तरह से इसका सदुपयोग भारतीय लोगों के हितों के लिए किया जा सके, तो उसको लेकर भी मुझे लगता है कि एक बड़ी बैठक हुई है। चंद्रशेखर, सुधाकर, आप गृह मंत्रालय की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़दीकी से नज़र रखते हैं। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार लगातार कड़े से कड़े कदम उठा रही है
पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को लेकर के और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों को लेकर के आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस हमले के बाद क्या कुछ जांच और किस तरह की कार्रवाई अभी चल रही है, अभी तक क्या कुछ हुआ है? और देखिए, जो एक तरह से विजिल आप कह सकते हैं, जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई वो बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है। चंद्रशेखर, आपको पता है कि आज सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी वो घाटी में है, वो जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने आज एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। वो एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं। कई स्थानों पर आतंकियों के स्थानों को घेरा गया। हमने देखा कि किस तरह से जो पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी थे, उनके घरों को विस्फोट से उड़ाया गया। तो एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, एक ऑल आउट वॉर आप कह सकते हैं। जो आतंकी है और आतंक के जो खैर ख्वाह लोग हैं, जो उनको समर्थन देने वाले लोग हैं, तो उनको जरूर पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा था कि जो अब आतंक की बची खुची जमीन है उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो एक निर्देश काफी है पूरे भारत सरकार के लिए। चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, सेना हो, हमारे अर्धसैनिक बल है, तो वो एक संदेश काफी है। और उसी के अनुरूप एक तरफ सीमाओं पर चौकसी बरती जा रही है, तो एक ऑफेंसिव कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, स्ट्रेटेजिक मसले हैं, तो कई जानकारियां और भी सामने आएंगी किस तरह की कामयाबियां सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। लेकिन उसके अलावा हमने देखा कि गृह मंत्री ने जिस तरह से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और बहुत गंभीरता से जो सीसीएस का फैसला था पाकिस्तानियों का वीजा निरस्त करने का और 48 घंटे में उनको देश वापस भेजने का, तो राज्यों से भी कहा गया है कि वो इस पर कार्रवाई को जिला इस पर जरूर निगरानी भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधाकर इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत चौधरी ने आज केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। एमएचए ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द होने की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो ऐसे सभी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पाकिस्तान भेजें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि एमएचए ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। ये जानकारी सभी मुख्यमंत्रियों को दी गई और साथ ही कहा गया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए। और इस सब के बीच पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीज़ा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीज़ा निलंबन के हालिया निर्णय का इन वीज़ाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये निर्णय लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये भी साफ किया कि मानवीय आधार पर जारी किए गए एलटीवी वीज़ा रद्द नहीं किए गए हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण से उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को राहत मिली है जो लंबे समय से भारत में बसे हुए हैं या बसे रहना चाहते हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर का दौरा उन्होंने किया है। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने बीबी कैंटोनमेंट और विक्टर फोर्स में सेना कमांडरों से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से मुलाकात की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा देने की बात दोहराई।
उपराज्यपाल ने कहा कि देश को हमारी सेना, पुलिस और सीएपीएफ की बहादुरी और पराक्रम पर पूरा भरोसा है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उत्तरी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव शामिल हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले सेना प्रमुख ने उधमपुर में उत्तरी कमान का भी दौरा किया। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आदिल थोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर बैसरन पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे तीव्र प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कल देर रात मोनगामा त्राल में एक नियंत्रित विस्फोट के जरिए लश्कर के आतंकवादी आसिफ अहमद शेख के घर को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी आसिफ अहमद के घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। देखिए डीडी न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त मोनगामा त्राल में हूं और ये घर है आसिफ शेख का। जैसा आप देख सकते हैं इसको डिमोलिश कर दिया गया है और कहा जा रहा है आसिफ शेख का हाथ जो है वो पहलगाम के अटैक में था और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का और कहा जा रहा है कि आसिफ शेख का जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आसिफ शेख का हाथ इंटेलिजेंस को ये मालूम चला है कि पहलगाम के अटैक में था। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, त्राल। और वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। सुरक्षा बलों की इस पूरी कार्रवाई के बाद हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने इलाके का दौरा किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। अनंतनाग का बिजबेहड़ा इलाका और इस बिजबेहड़ा इलाके का गुरी गांव और गुरी गांव का ठाकुरपुरा मोहल्ला और ये मकान है आदिल ठाकुर का, जो कि पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। आदिल ठाकुर शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि पहलगाम में हुआ नृशंस बर्बर कायराना हमले में आदिल ठाकुर का हाथ था और आदिल ठाकुर के इस मकान को कल जब यहाँ पर सुरक्षा जांच चल रही थी, जब यहाँ पर कार्डन किया गया इस इलाके को, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसके बाद एक धमाके में पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता गाजी मंजूर हमारे साथ हैं। आप ये बताएं कि आदिल के बारे में आप क्या जानते हैं, कब तक परिवार से संपर्क था? आदिल के बारे में हम यही जानते हैं उसने इस घर में जन्म लिया है, फिर उसके बाद उसने तालीम हासिल की, फिर एमए किया है उसने, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करता था। फिर 2018 के बाद वो श्रीनगर के कोई फार्म भरने के लिए गया था, तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। यहाँ पे कार्डन किया गया था, फिर कैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया यहाँ पे, तो फिर काफी देर तक वो चलता रहा। फिर रात 12:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ पूरा। बाद में आपने देखा कि मकान पूरी, फिर सुबह जब हम आए तो देखा तो ये मकान जमीन बोस हुआ था। पहलगाम में जो हुआ है हम उसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसी वारदात, हम शर्मिंदा है ऐसी वारदातों से। वो जो उसमें शहीद हुए हम उनके गम में बराबर शरीक है। उनकी याद में आज हमने काला कपड़ा भी पहना है। तो जिस किसी ने भी किया है हम चाहते हैं कि सरकार उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये कश्मीर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हुआ है। अब लोग चाहते हैं कि शांति आ जाए,
हमने वो दौर जो देखे हैं उनको अब याद पे कोई ताज़ा नहीं करना चाहता है। इलेक्शंस की बात हो रही है तो हमने बढ़ चढ़ के उन इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, वोट भी हमने कास्ट किया है। हमने जमहूरियत पे यकीन है, हमें आईनी हिंद पे यकीन है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहलगाम हिंसा में आतंकवादी शामिल थे। त्राल की अगर बात करें तो वहां पर आसिफ के घर को जमींदोज कर दिया गया है। यहां पर आदिल ठाकुर के घर को जमींदोज हो गया है वो घर। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिबद्धता है कि किसी भी तरीके के शरण देने वाले, पनाह देने वाले स्थानीय लोग हों या फिर चाहे बर्बर कायराना हमले में शामिल जो भी लोग हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी सागर जावेद और अपने कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, गोरीगांव, अनंतनाग, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के कारोबारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार सहित राजधानी के अधिकतर बाजारों में व्यापारियों ने इस घटना के विरोध में सड़कों पर मार्च किया। चांदनी चौक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और मार्च निकाला। इस दौरान पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। पूरे देश में इस वक्त एक ही लहर है कि जिस तरह से आतंकियों ने नृशंस तरीके से उन लोगों की हत्या की जो श्रीनगर में घूमने गए थे, पहलगाम घूमने गए थे, और अब लोगों की मांग है कि उसी भाषा में पाकिस्तान से बदला लिया जाए। और इसकी मांग को लेकर दिल्ली का व्यापारी भी एकजुट है और लगातार सड़कों पे है। अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके विरोध स्वरूप वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। और इस पूरे मामले में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। खंडेलवाल जी, कितना बड़ा गुस्सा, कितना बड़ा रोष, और आज आपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके सड़कों पे एक स्वरूप में मांग की है, क्या है? लगभग 900 से अधिक बाजार, 8 लाख से अधिक दुकानें, 1500 करोड़ रुपए का कारोबार आज नहीं करेंगी। और अभी हमने इतना बड़ा मार्च निकाला है चांदनी चौक से लेकर के ऐतिहासिक लाल किले तक, जो इस बात का संदेश देता है कि जो परिवार इस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए, हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दृढ़ता के साथ जो निर्णय लिए हैं, पूरा देश और देश के सभी व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। व्यापारियों ने भी ये निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान से सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, ना पाकिस्तान से कुछ आयात करेंगे, ना पाकिस्तान को कुछ निर्यात करेंगे। व्यापारी जब एक साथ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी की ताकत भी बढ़ जाती है। पूरा व्यापार आपने बंद किया और संदेश है कि आप प्रधानमंत्री के साथ। ये तो केवल अभी एक झांकी है। अगर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश दे दें तो देश का व्यापारी पाकिस्तान की ओर भी कूच कर देगा। तो इसीलिए व्यापारियों ने कभी पीठ नहीं दिखाई है। हम भामाशाह के वंशज हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद करके और उनकी सेना बनवाई थी। एक बार प्रधानमंत्री, लेकिन हमें मालूम है हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं, निर्णय लेने की क्षमता है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने की भी क्षमता नरेंद्र मोदी में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल थे, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकियों ने इस दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया है, आज देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाएगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर आज हिंदू संगठनों और साधु संत समाज ने जंतर मंतर पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए विहिप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि कश्मीर के पहलगाम में घूमने के लिए गए 26 हिंदू पर्यटकों का इस्लामी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किया गया जघन्य नरसंहार देश के ऊपर किया गया हमला है, जिसका बदला भारत जरूर लेगा। हमारे झेलम से, चेनाब से, इंडस से वहाँ पानी जाता है। 93% खेती, 33% बिजली, पीने का पानी भारत से बहकर जाता है। हमने वो समझौता तोड़ दिया है। जो परिणाम होंगे पाकिस्तान को भुगतने होंगे और हम इसमें से कश्मीर, जो गुलाम कश्मीर है, उसकी आजादी के लिए भी प्रतीक्षा करेंगे। उनको आजादी मिले, वो भारत के साथ विकास की धारा में शामिल हो, इसका भी समय आ गया है। हम सब सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें सारा समाज सहयोगी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ब्रिटेन इस दुखद घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मेयर पद पर 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। भाजपा के सरदार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर बन गए हैं। मेयर चुनाव में कुल 142 वोट डाले गए। इसमें राजा इकबाल सिंह को 133 वोट मिले। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल 8 वोट प्राप्त हुए। 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इसी के साथ 27 साल बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार होगी। वहीं जय भगवान यादव उप महापौर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने उप महापौर पद पर नाम वापस ले लिया था। सरदार राजा इकबाल सिंह अब तक दिल्ली एमसीडी के नेता विपक्ष का पद संभाल रहे थे। वो इससे पहले नॉर्थ एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं। जीत के बाद राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली में मेयर का चुनाव जीतने के बाद सरदार राजा इकबाल सिंह ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत की। भाजपा के सरदार राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जीतते? मैं उस ईश्वर का, वाहिगुरु का नाम लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने देश के आर्यन श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं आभार करता हूं सातों सांसदों का, विधायकों का, अपने निगम के सहयोगी निगम पार्षदों, बहनों, भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली की जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा और भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप ने मेरे पे विश्वास रखा। सर, चुनौतियां कितनी मानते हैं कि पिछली सरकारें कुछ चुनौतियां छोड़ गई हैं? देखो, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब एक टीम वर्क होगा
जब सब मिलके काम करेंगे तो कोई चुनौती नहीं है। आज हम सब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम है जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारा कहना है मोदी है तो मुमकिन है। अब दिल्ली को हम साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे, दिल्ली को हरा भरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को इन्वायरमेंट को बढ़िया करके दिखाएंगे। कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्राथमिकता पर लेने वाले हैं आप? कौन से कार्य? तो दिल्ली को हम स्वच्छ करके दिखाएंगे, पोल्यूशन फ्री करेंगे और सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार में यहाँ इंस्पेक्टर राज यहाँ फैल गया था पिछले 2.5 साल से, अब इसको करप्शन मुक्त करेंगे। तो ये थे दिल्ली के नए मेयर राजा इकबाल सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। कैमरामैन योगेश के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। हलफनामे में अदालत में दायर याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि संसद से पारित वक्फ कानून को धर्म और संपत्ति के आधार पर चुनौती दी गई है, जिस पर अंतरिम रोक की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कोर्ट में वक्फ अधिनियम को संवैधानिक बताया है। केंद्र ने कहा कि ये एक स्थापित व्यवस्था है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगी और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगी। इस पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस हुई है। कानून की संवैधानिकता की जांच करना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन अंतरिम तौर पर कानून के किसी भी प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाना इस धारणा का उल्लंघन होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।